औरंगजेब मराठों का सबसे बड़ा शत्रु छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज और तारा रानी सरकार, इन सब ने अपने पूरे जीवन में जिसके खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध पुकारा, ऐसा मराठों का शत्रु। दक्कन जीतने की चाह में अपनी राजधानी छोड़कर दक्कन में आने वाला इस बादशाह को आखिर में इसी दक्कन की मिट्टी में मरना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज और तारा रानी ने हिंदवी स्वराज को बचाया भी और आगे बढ़ाया भी। आगे छत्रपति शाहू महाराज ने इसे स्वराज्य से साम्राज्य बनाया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने इन मुगलों को कैसे हराया और अपने हाथ की कठपुतली बना के उनको दिल्ली के गद्दी पे कैसे बिठाया, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सन 1707 में आज के अहिल्यानगर के नज़दीक भिंगार में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। उसे इसकी इच्छा के अनुसार छत्रपति संभाजी नगर के खुलताबाद में उसके गुरु के कब्र के नज़दीक दफनाया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके लड़कों ने उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके लड़कों में वंशवाद की राजनीति शुरू हुई। औरंगजेब को 10 बच्चे थे, उसमें से 5 लड़के और 5 लड़कियां थी। जैबुन्निसा, जिनतुन्निसा, बदरुन्निसा, मेहरुन्निसा, ऐसे 5 लड़कियां और मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम शाह, कामबख्श और अकबर, ये 5 लड़के। इसमें से जो अकबर था वो छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में औरंगजेब के खिलाफ जाकर महाराष्ट्र में आया था। कुछ साल उसे मराठों ने संरक्षण दिया। छत्रपति संभाजी महाराज को उसने मित्र बनाया था। मराठों ने उसे संरक्षण दिया था, फिर भी उसे औरंगजेब से डर लगता था। उसके डर से संभाजी महाराज की मदद से वो पर्सिया भाग गया, ऐसा इतिहासों के पन्नों में लिखा हुआ है। जब पर्सिया भाग गया तब उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने का काम औरंगजेब ने अपने जासूसों को दिया था। तब जासूसों से खबर मिली कि उसका लड़का अकबर औरंगजेब को जल्दी से जल्दी मृत्यु आए, इसके लिए रोज अल्लाह से गुहार लगा रहा है ताकि आगे जाके उसे मुगलों की गद्दी मिले और वो राजा बने। तब औरंगजेब ने वाक्य बोला जो उसके इतिहास लिखने वालों ने लिख के रखा है। औरंगजेब कहता है, देखते हैं पहले कौन मरता है, पहले हम मरते हैं या वो मरता है, और ये देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगा। और जैसा उसने बोला वैसे ही हुआ। इस अकबर का मृत्यु हुआ 1706 में और औरंगजेब मरा 1707 में। इसलिए औरंगजेब हर बार कहता था, हमारी एक भी औलाद संभा जैसी यानी कि संभाजी महाराज जैसी क्यों नहीं पैदा हुई। मोहम्मद मुअज्जम शाह, मोहम्मद आजम शाह, कामबख्श, इन तीनों में गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हुई और उसका जो सबसे बड़ा लड़का था मोहम्मद सुल्तान, वो अपने चाचा के साथ यानी कि औरंगजेब के भाई शाह शुआ के साथ गया। औरंगजेब की जब अपने भाइयों के साथ गद्दी के लिए लड़ाई हुई तब से उसने औरंगजेब को छोड़कर अपने चाचा के साथ जाना पसंद किया, क्योंकि उसे शाह शुआ यानी कि अपने चाचा के लड़की के साथ शादी करनी थी। लेकिन शाह शुआ 1661 में अरावली पर्वतों में भाग गया, साथ में अपनी लड़की को भी लेके गया। इसके बाद उन दोनों का क्या हुआ इसके बारे में कोई भी नोंद इतिहास में नहीं है। बाद में औरंगजेब ने अपने लड़के को समझाकर फिर एक बार आगरा में बुला लिया और उसकी शादी अपने दूसरे भाई मुरार बख्श की लड़की से करवाई। इस शादी में उसने बहुत दान किया, बहुत बड़ा उत्सव मनाया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस मोहम्मद सुल्तान का मृत्यु 1676 या 77 में दिल्ली के नज़दीक कहीं तभी हुआ। इसकी कब्र आज भी दिल्ली में है। अब बचे उसके 3 लड़के, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम शाह और कामबख्श। इसमें से मोहम्मद आजम को औरंगजेब ने अपना क्राउन प्रिंस घोषित किया। मेरे मरने के बाद अगर कोई गलती से इस गद्दी पे बैठेगा तो वो ये आजम होगा, ऐसी उसकी एक नोंद भी मुगलों के कागजों में मिली है। वैसे देखा जाए तो औरंगजेब ने फिक्स किसी को भी अपनी गद्दी का वारस नहीं चुना था। औरंगजेब जब मरा तब उसके सारे लड़कों की उम्र लगभग 55 से 60 की थी। उसके लड़के को भी गद्दी पे बैठने के लिए बुढ़ापे का इंतजार करना पड़ा। इतना औरंगजेब सत्ता के लिए भूखा और महत्वाकांक्षी था। अब उसके मृत्यु के बाद उसके 2 बेटों में लड़ाई हुई। मोहम्मद आजम को मोहम्मद मुअज्जम ने जाजऊ के युद्ध में मार गिराया 20 जून 1707। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मात्र 3 से 4 महीनों में उसका लाडला बेटा आजम मारा गया। उसकी कब्र औरंगजेब के बाजू में ही बनाई गई। अब रहे 2 बेटे, मुअज्जम और कामबख्श। उसमें से मुअज्जम ने आजम को मारने के बाद अपनी सत्ता मुगलों में स्थापित हुई ऐसी घोषणा कर दी और वो मुगलों की गद्दी पे जा बैठा। उसके बाद उसने अपने भाई कामबख्श के खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ी। उसने हैदराबाद में जाकर उसे हराया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब वो मुगलों का और औरंगजेब का अकेला ही वारस था। जिसके बाद वो बादशाह बना। उसके बाद उसने सिर्फ 4 साल ही राज्य किया।
1712-1713 के आसपास उसकी मौत लाहौर में हुई। फिर उसकी डेड बॉडी लाहौर से दिल्ली लाकर एक दरबार में उसकी कब्र बनाई। मुअज्जम को 4 लड़के थे, उसमें से 2 नंबर का बेटा, उसका नाम था आजिम शाह। अपने बाप की मौत के बाद उसने कोई भी राह देखे बिना खुद को मुगलों का बादशाह घोषित किया और मुगलों की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन मुगलों के इतिहास में सबसे कम समय तक राज करने वाला बादशाह बना। उसने सिर्फ 18 दिन ही राज किया। उसके बचे हुए 3 भाइयों ने उसके खिलाफ जाकर उसके विरोध में बहुत बड़ी सेना खड़ी की। इन तीनों भाइयों के साथ आजिम शाह जब युद्ध के मैदान में आया तो वो हाथी पे बैठ के आया। रावी नदी के किनारे उनमें लड़ाई हुई। युद्ध के दौरान उसका हाथी कीचड़ में फंस गया। ये देखकर पूरा युद्ध ही रुक गया। उसका हाथी धीरे धीरे अंदर धंसता गया। अंत में अजीम शाह हाथी के साथ उस कीचड़ में समा गया और मर गया। उसका पूरा सैन्य और उसके भाइयों के सामने ये सब हुआ, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया। औरंगजेब का ये पोता बादशाह होने के बाद सिर्फ 18 दिनों में ही युद्ध में कोई भी घाव हुए बिना मर गया। उसके बाद उसका बड़ा भाई जहांगीर शाह, ये मुगलों के इतिहास में पहला किहोल गुड़िया होती है वैसा बादशाह था। लेकिन इसके भी नसीब में मुगलों का सियासन ज़्यादा दिनों तक नहीं था। आजिम शाह का लड़का फारूक सियार ने सैयद भाइयों के साथ मिलकर जहांगीर शाह को मार गिराया और मुगलों का नया राजा बना। उसके नसीब में भी ज़्यादा दिनों तक मुगलों का सियासन नहीं था। लेकिन उसकी मौत उनके भाइयों या किसी मुगल ने नहीं की थी। उसे मुगलों के तख्त से हटाने का काम मराठों के थोरले शाहू छत्रपति ने किया। उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम मुगलों के खिलाफ खड़ी कर दी थी। मराठे दिल्ली तक आके खड़े हुए थे। मुगलों के 2 बड़े सरदार जो सैयद भाई थे, जिनकी मदद से फारूक सियार गद्दी पे बैठा था, उन्होंने ही उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची थी। उन्हें मराठों के सिवा और दूसरा कोई बचाने वाला नहीं था। मराठों को कुछ भी करके महारानी येसुबाई, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी थे, उनको मुगलों की कैद से छुड़ाना था। शंकराजी मल्हार ने दोनों के बीच मध्यस्थी करके मुगल और मराठों की फौज को एक करके दिल्ली पे हमला किया। मराठे दिल्ली में पहुंचे। सैयद भाइयों ने मराठों की मदद से फारूक सियार को भरे दरबार से नीचे खींचा। भर दरबार में उसकी आंखें फोड़ी गई। कुछ दिनों तक उसे कैद में रखा। बाद में उसकी गर्दन काट दी। इस तरह मराठों की मदद से फारूक सियार का अंत हुआ। उसके बाद शाहू छत्रपति ने अपनी मांगे पूरी करने के लिए एक ही साल में दिल्ली के गद्दी के 3 बादशाहों को बदला और चौथा बादशाह बिठाया मोहम्मद शाह। इस मोहम्मद शाह से छत्रपति शाहू ने अपनी हर एक मांग को पूरा करवाया। साथ ही महारानी येसुबाई और अन्य छत्रपति घरानों में से जो मुगलों की कैद में था, उन सबको 1720 में छुड़ा के लिया। और उसके बाद अंग्रेजों के शासन तक मराठों के कदमों में ही दिल्ली रही और मराठी दिल्ली के रक्षक बने। इसे देखा जाए तो मराठों का नामो निशान मिटाने के लिए दक्कन में निकला हुआ औरंगजेब और उसके मुगलों का नामो निशानी मराठों ने अपनी दहशत से, अपनी शक्ति से और अपने शौर्य से मात्र नाम के लिए दिल्ली में रखा था। मराठों के सिवा 18वीं सदी में सबसे शक्तिशाली कोई भी सत्ता हिंदुस्तान में नहीं थी। औरंगजेब का हिंदुस्तान जीतने का सपना केवल सपना ही रह गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।